आपको पता है कि हमारे साथ कोर्ट ने भी, यूएफबीयू ने भी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी, सभी ने मजाक किया है बैंक पेंशनर्स के साथ। एक भद्दा मजाक 30 साल से बैंक रिटायरीज के साथ होता आ रहा है। यूएफबीयू ने तो मजाक की एक हद ही कर दी है और इसी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से हमारे को कोई रिलीफ नहीं मिला है और कोर्ट में तारीख पे तारीख पड़ती जा रही है। झूठे हल्फिया बयान देकर, झूठी बहाने बनाकर हियरिंग को आगे पोस्टपोन किया जा रहा है। अब रही बात जो कसर थी, वो मीडिया ने भी हमारा मजाक उड़ा दिया। जो कसर रह गई थी वो मीडिया ने पूरी कर दी है। झूठी खबर लगा दी है न्यूज़पेपर्स में, प्रिंट मीडिया में। मैं आपको कटिंग दिखा रहा हूँ कि कैसे उन्होंने मजाक उड़ाया है। उन्होंने गलत न्यूज़ दी है। बैंक पेंशन अपडेशन ऑफ पीएसबी रिटायरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का रेफरेंस देकर उन्होंने कहा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स के रिटायरीज की पेंशन बढ़ा दी है। ये कई न्यूज़पेपर में आ चुका है, एक न्यूज़पेपर की बात नहीं है। यूपी, बिहार, झारखंड ऐसे न्यूज़पेपर में, हिंदी के, इंग्लिश के सभी न्यूज़पेपर में छप चुका है। हाँ, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मैंने कहीं नहीं सुना है, किसी टीवी चैनल पर मैंने ऐसी न्यूज़ नहीं देखी है कि ऐसा बढ़ गया हो। देखिए, ये गलती उनसे कैसे हुई है। दिस इज़ ए मिस्टेक। एक गलती उनकी लापरवाही, उनकी नेग्लिजेंस शो करता है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का नहीं है। गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाला है 13 जुलाई को रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की पेंशन अपडेशन के बारे में। वो सर्कुलर जो रिज़र्व बैंक है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। मैं कम्युनिटी पोस्ट में 13 जुलाई को ही डाल चुका हूँ और आप लोगों ने देख भी लिया है, कितने लोगों ने लाइक्स किया है, कितने कमेंट्स भी आ गए हैं। तो ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की पेंशन अपडेशन का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने सर्कुलर निकाला है। उनकी पेंशन भी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं है। पहली बात तो ये है, वो जून 2023 से लागू है। और दूसरी बात है, 1 नवंबर 2017 से पहले के रिटायरीज को दिया गया है। जो रिज़र्व बैंक में 1 नवंबर 17 के बाद रिटायर हुए हैं, उनकी क्या बनेगा? क्या वो पुरानी पेंशन लेते रहेंगे? उनके बारे में किसी मीडिया ने, किसी यूनियन ने कोई बात नहीं करी है। 2023 चल रहा है, 6 साल में कितने एम्प्लॉय रिटायर हो चुके हैं रिज़र्व बैंक के भी, तो उसके बाद भी उनकी कोई पेंशन अपडेशन नहीं हो रही है। जब मैं गुवाहाटी गया था तो मिस्टर बोरा हैं, जो ट्रैवल एजेंट बन गए हैं रिज़र्व बैंक के, एजीएम रिटायर हुए हैं, तो उनसे मेरी बात भी हुई। तो उन्होंने कहा कि हमारी अपडेशन नहीं हो रही है, 1 नवंबर 17 से पहले की हो रही है। तो ऐसे मैं कई लोगों से, रिज़र्व बैंक के कई ऑफिसर्स से मिला हूँ, कईयों को मैं जानता हूँ। पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में बैठे हैं उनके रिटायरीज़, सभी कंट्रीज़ में चले गए हैं। बच्चों के पास कोई न्यूयॉर्क बैठा है, कोई कैलिफोर्निया में बैठा है, तो मेरी लगातार बातचीत होती रहती है। अब उनको भी दुख है कि हमने क्या गुनाह किया है। 1 नवंबर 17 से पहले वाले को कर दिया, उनके बाद वाले को क्यों नहीं करा? तो ये जो इनकम्प्लीट न्यूज़ मीडिया दे रहा है, अनऑथेंटिकेटेड न्यूज़, हमारा मीडिया इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सका, हमारा मीडिया अभी तक मैच्योर नहीं हो सका। उन्होंने ये देखने की कोशिश नहीं करी, सर्कुलर को पढ़ने की कोशिश नहीं करी कि ये तो सिर्फ रिज़र्व बैंक के बारे में है। देखिए, रिज़र्व बैंक के बारे में है। दूसरी बात ये है कि वो भी 1 नवंबर 17 से पहले रिटायरीज का। उन्होंने क्यों पीएसबी लिख दिया? अब उनको पूछने वाला कोई नहीं है। ये यूएफबीयू उनसे पूछ सकती है, अभी क्यों ऐसी न्यूज़ लगाते हो, क्यों ऐसा करते हो, तो ऐसा मत करो। आगे से जिम्मेवारी से, जो बैंक रिटायरीज पहले ही दुखी बैठे हैं, पहले ही उनके साथ भद्दा मजाक, डर्टी जोक हो रहा है, तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें। मीडिया शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल देन बैंक यूनियंस, देन बैंकर्स आल्सो। तो मुझे आशा है कि इसको मीडिया जो है अपनी जिम्मेवारी ध्यान से निभाएगा। दूसरी बात मैंने करनी थी कि मेरी वीडियो के नीचे जो कमेंट्स आ रहे हैं कि अरोड़ा जी आप बैंकिंग के प्रॉफिट के साथ एग्री क्यों नहीं करते, इसका जवाब मैं पहले भी दे चुका हूं, लेकिन आज फिर मुझे देना पड़ रहा है कि भाइयों, मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो अभी जो मीटिंग करी है निर्मला सीतारमन ने, उसने बैंक के हेड्स को क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि पिछले 6 सालों में 11.17 लाख करोड़ बैड डेट्स राइट ऑफ किए हैं बैंकों ने। बैड डेट्स राइट ऑफ कर दिए पिछले 6 सालों में।
उसमें कोरोना की मार पड़ी, ये तो ठीक है, लेकिन आज मैं उनकी लिस्ट भी बताता हूँ कौन कौन से 10-11 कंपनीज हैं जो हमारे को चूना लगा गई हैं। वो चोक्सी है, विजय मल्ल्या है, वो नीरव मोदी है। ऐसे लोग हैं जिनकी कंपनीज के नाम में बताता हूँ कितने कितने लाख करोड़ का उन्होंने बैंकों को रगड़ा लगाया है। और जो बैंक के एनपीए हैं वो कम नहीं हो रहे हैं, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बैंकों को कुछ पावर दी है कि अगर कोई आदमी 3 किस्तें लगातार तोड़ रहा है या विलफुल डिफ़ॉल्टर है तो उसको जाके अरेस्ट कर सकते हैं? क्या हम उसको पकड़ के एक दिन के लिए पुलिस स्टेशन में रख सकते हैं? क्या हम उसकी को प्रॉपर्टी को कुर्क कर सकते हैं? जो बैंक के पास रजिस्ट्री पड़ी है, क्या हम उस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले सकते हैं? जो प्रॉपर्टी, जो एग्रीकल्चर लैंड बैंक के पास गिरवी पड़ी है, मॉर्टगेज हो चुकी है, क्या उसके ऊपर हम कब्जा कर सकते हैं? नो। कहीं भुलेखा हो किसी बैंकर को तो अंधेरे में मत रहना। मैं भाई प्रैक्टिकल करके देख चुका हूँ। जो केस हम जीत चुके हैं, जो केस डिक्री हो चुका है हमारे बैंक की फेवर में। ये ट्रैक्टर लोन लेके गया था, ये आदमी किस्तें नहीं भर रहा है, इसकी 5 किले ज़मीन हमारे पास गिरवी पड़ी है, हमने कोर्ट केस लगा दिया और हम जीत गए। उसके बाद भी जब प्रॉपर्टी को नीलाम करने की मुनादी करवाते हैं तहसीलदार से, तो वो केस करना कहता है कि मैं आपके ऊपर मानहानि का, डेफेमेशन का केस करूँगा। क्यों करूँगा? कि सुप्रीम कोर्ट का रूल है कि आप एग्रीकल्चर लैंड को सेल नहीं कर सकते। बैंक इज़ नॉट अथोराइज टू सेल द एग्रीकल्चर लैंड इन स्टेड ऑफ कोर्ट, इन स्पाइट ऑफ कोर्ट डिसीजन। कोर्ट का फैसला होने के बाद भी हम एग्रीकल्चर लैंड को। अब दूसरी तरफ ये देखिए कि जो जज फैसला दे रहा है प्रॉपर्टी कुर्क करने का, जो सेल करने का, उससे क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का रूल ये है? वो बैंक से बैंक जिम्मेवार है, ब्रांच मैनेजर जिम्मेवार हो जाता है, फील्ड अफसर अडिक्के में आ जाता है। तो ऐसी हालत में क्या काम करोगे? गवर्नमेंट ने सभी हेड्स को झाड़ा है कि आपका एनपीए बढ़ता जा रहा है, आपकी जो ये है रिकवरी पुअर होती जा रही है, सारा कुछ करा है। लेकिन दूसरी तरफ बैंकों ने 1.5 लाख करोड़ का प्रॉफिट कैसे दिखा दिया? मेरे को दिखाओ, मैं ऑडिट करवाता हूँ, मुझे दिखाओ कैसे 1.5 लाख करोड़ कैसे हो गया। अब यूएफबीयू बोलती नहीं है कि इनका ऑडिट करो जरा, देखो कैसे प्रॉफिट हो गया। अच्छा, मान लिया अगर प्रॉफिट हो गया है तो वेज रिवीजन करने में क्या एतराज है फिर आपको? 1 दिसंबर क्यों डेट रख रहे हो? 1.5 लाख करोड़ का जो एनपीए प्रॉफिट बढ़ गया है तो बैंकों में एम्प्लॉइज में बांट दो, 10% एम्प्लॉइज में बांट दो, तो 10,000 करोड़ तो उनके हिस्से में आता है, उनको बांट दो, 5% बांट दो। सैलरी जब इंक्रीज करने की बात होती है तो आईबीए 2% से शुरू होती है। अब प्रॉफिट इतना दिखा रहे हो आप, तो प्रॉफिट कहाँ से आ गया? ये मैं मानता हूँ एम्प्लॉइज़ की लेट सिटिंग है, एम्प्लॉइज़ बहुत काम कर रहे हैं, रात के 8-8, 9-9 बजे तक काम चल रहा है बैंकों में। कल ही मैं यूनियन बैंक में जाके आया हूँ, कल ही मैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक में जाके आया हूँ। तो कुछ बैंकों का स्टाफ मेरे घर भी आया था मुझे मिलने के लिए, तो उन्होंने सारी मेरे को बातें बताई हैं। तो कुछ बैंक्स के चीफ भी आए थे मेरे पास, सीनियर ऑफिसर्स भी मेरे पास मिलने आए हैं। तो कुछ बैंकों के हाई टॉप मैनेजमेंट ने मेरे से फ़ोन पे बात भी करी है। तो ये कहानी है कि ये प्रॉफिट कैसे हो गया, किसी के पास जवाब नहीं है। बड़े बड़े हेड से मैंने पूछा भी ये प्रॉफिट कैसे निकाला, मुझे भी बता दो, तो नहीं, कोई जवाब नहीं है। भी पिछले साल आपका इतना एनपीए था, इस साल प्रॉफिट कैसे हो गया? कोई जवाब, किसी के पास सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं है। अगर किसी के पास है तो कमेंट्स में लिखो भी हमने इस कारण से हमारे को प्रॉफिट हो गया। अभी तो कोरोना की मार पड़ी है, विलफुल डिफॉल्टर इंडिया में हज़ारों फिर रहे हैं। इतनी बड़ी कोठी है, 20-20 लाख की गाड़ी उसके पास है, क्लब का वो मेंबर है, आईफोन उसके हाथ में है, फॉरेन कंट्री की ट्रैवल कर रहा है, वर्ल्ड टूर पे जा रहा है, बैंक की किस्त नहीं भरता। वो जो आदमी वर्ल्ड टूर पे जा रहा है, सारा कितने लाख उसने ट्रैवल एजेंट को पेमेंट कर दी है, लेकिन बैंक की किस्त 50,000 रुपये महीना वो नहीं भर रहा। वो कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, मैं किसी हालत में भर नहीं सकता। ऐसे लोग बैठे हैं, इतने विलफुल डिफॉल्टर बैठे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी शर्म आनी चाहिए। कोऑपरेटिव बैंक का जो फील्ड अफसर है उसका रिकवरी 3-3 बार हो जाती है। कोऑपरेटिव बैंक से लोन ले लो, वो कागज दोबारा फिर दिखा देते हैं लोन। एक आदमी लोन भर के चला जाता है, फिर दोबारा दिखा के जाते हैं। अगर क्यों कि हाथकड़ी लगा के घर ले आते हैं, पुलिस स्टेशन भेज देते हैं। उनका जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार साइन करता है वो वारंट बन जाता है।
और रिकवरी के लिए जब वो साइन करता है तो वो वारंट बन जाता है। बैंक में ऐसा, नेशनलाइज बैंकों को ऐसी पावर नहीं दी गई है। हमारा एजीएम रिकवरी के ऊपर साइन करता है, लेटर के ऊपर वो वारंट नहीं बनता, उनका वारंट बन जाता है, पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है। और बिल डिफाल्टर को हथकड़ी लगाने की पुलिस के पास पावर है, हथकड़ी लगा के पुलिस स्टेशन ले आते हैं। गांव में, सारे गांव में उसकी बेइज्जती हो जाती है। इसलिए कोऑपरेटिव बैंक का खाता नहीं, पैसे नहीं खाते हैं, नेशनलाइज बैंकों के पैसे खा जाते हैं लोग। तो उसके बाद ये हालत है और फाइनेंस मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं। दूसरी बात हैरानी की बात है कि 1 दिसंबर क्यों दी। पहली बात तो 1 दिसंबर वैसे ही गलत है, 30 नवंबर शुड बी द डेडलाइन। दूसरे महीने की पहला दिन लेना ये वैसे ही रॉन्ग पॉलिसी है, ये गलत तरीका है। 30 नवंबर शुड बी हैव बीन द डेडलाइन। 1 दिसंबर का एक दिन क्यों दिया उनको? 1 दिसंबर को खास कुरान में से निकाला है। और दूसरी बात, उनको 5 महीने देने की और क्या ज़रूरत है? देखिए, 5 महीने देने का मतलब ये है कि हमारा जो प्रोसेस है वेज नेगोशिएशन का, दैट इज़ डेड स्लो। और दूसरी बात एक और मन में आती है, जो मेरे कमेंट्स में किसी ने लिखा है, झारखंड से किसी ने लिखा है कि भाई अगर 2% से शुरू हो गए, फिर IBA 2% से शुरू हो गई और फिर UFBU को बाईकाट करके वापस आना पड़ा और दूसरी वेज नेगोशिएशन की बात करने में 2-3 महीने फिर लग जाते हैं, फिर वो 2% से 4% पे आ गए, 4 से 6 पर आ गए, तो ऐसे वो 1 दिसंबर तक कैसे वेज रिविजन करेंगे? ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि IBA सीधा ही 20% से शुरू हो जाएगी। सीधा ही ये 40% मांग रहे हैं तो 20% 35% पे हम सीधा ही चलते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो 2% से 4% से 5% से शुरू होंगे। तो इसलिए भाइयों, बहुत अजीब सा बात है कि 1 दिसंबर को वेज रिविजन कैसे होगी। मैं बैंकर हूँ, मैंने बैंक को बहुत बारीकी से देखा है, मैंने IBA को बहुत बारीकी से देखा है, मैंने बैंकिंग सेक्टर की एक एक चीज़ को पढ़ा है, मैंने डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग को एक एक लाइन को 3-3 बार पढ़ा है। मुझे पता है बैंक क्या करता है, बैंक की मैनेजमेंट कैसी है, हमारी यूनियन कैसी है, IBA कैसी है। ये वो लोग हैं जो किसी के आगे नहीं बोलते हैं, इनको हाथ जोड़ना आता है। ये सबमिसिव होते हैं, अंदर से छुरी चलाते हैं, ये बोलते कम हैं, ये एक्शन करते हैं। तो ऐसे लोग हैं, इनसे कुछ लेना बहुत मुश्किल काम है। ऐसे ऐसे जो हेड बनते हैं, ये ऑर्डिनरी लोग नहीं होते, ये अंदर से, इनके फेस पे कभी कोई बात नहीं आती है कि अब ये क्या करने वाली। तो ऐसे लोगों से कुछ करवाना, कुछ आश रखना कि 1 दिसंबर तक वेज रिवीजन हो जाएगी इन स्पाइट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री इंस्ट्रक्शंस, तो ऐसी ही बात है। इसलिए मैंने प्रॉफिट के ऊपर ऑब्जेक्शन किया था। अभी मेरे कमेंट्स में ये ना लिखना कि आप प्रॉफिट के साथ एग्री क्यों नहीं करते हो। मुझे खुशी है, अगर रियल प्रॉफिट हो आई विल बी हैप्पी। अगर रियल प्रॉफिट है तो 10% स्टाफ में बांट दो, क्या एतराज़ है? स्टाफ खुश हो जाएगा और ज़्यादा काम करेगा, अगली बार 2 लाख करोड़ प्रॉफिट हो जाएगा। उनको दिवाली गिफ्ट दे दो, उनको यूनिफॉर्म लगा दो, उनको 4-4 5-5 यूनिफॉर्म सिलवा के दे दो, उनको एक LTC एक्स्ट्रा दे दो, उनकी फैमिली को बाहर घुमा लो, यूरोप में घुमा के टूर करवा दो, उनका डेटिंग अलाउंस रख दो। सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो 2 दिन एम्प्लॉइज़ को घुमा के ले आओ। गुवाहाटी वाले को चंडीगढ़ ले जाओ, चंडीगढ़ वाले को गुवाहाटी ले जाओ, घुमा लाओ, बाई एयर जर्नी करवा दो, सारी फैमिली को बाई एयर जर्नी करवा दो। तो बहुत कुछ हो सकता है। MNC जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो हर हफ्ते अपने एम्प्लॉइज़ को टूर पे ले जाती है, डेटिंग अलाउंस उनको मिलता है हर हफ्ते, सैटरडे संडे, 5 डे वीक है, सैटरडे संडे उनको ले जाए। यूरोप का MNC का 4 डे हो गया वर्किंग, 3 छुट्टियां होती हैं, तीनों दिन उनको घुमाया फिराया खिलाया पिलाया जाता है ताकि वो सोमवार को मंडे को वो एक्टिवली काम करें और कंपनी को अपना समझे। उनकी फैमिलीज़ को भी कंपनी के साथ अटैच किया जाता है। जब फैमिली को घुमाते हैं फिराते हैं तो घर में बच्चे पूछते हैं कि पापा जी इस कंपनी का आपने इसके लिए क्या किया। वाइफ भी पूछती है भी आपने इसके कंपनी के लिए क्या किया, हमने को इतना खिलाया पिलाया, इतना घुमाया, इतना एंजॉय करवाया, इस कंपनी के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो उनकी एक फैमिली की भी उसके साथ अटैचमेंट हो जाती है। लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्री ने कभी ऐसा नहीं करा। रिटायरमेंट पे जब ये करते थे पार्टी वाइफ को बुलाते थे तो ट्रेनिंग सेंटर में उसको ऑनर किया जाता था, एम्प्लॉय की वाइफ को, स्पाउस को ऑनर किया जाता था, उसको भी एक मोमेंटो दिया जाता था। तो अब वो ख़त्म कर दिया ऑस्टेरिटी मेजर में कि ये हम बैंकिंग लॉस में जा रही है, इसलिए इसको फालतू का खर्चा इसको ख़त्म करो। आप देखिए बैंक के पास जो आदमी 40 साल की नौकरी करके रिटायर होकर घर जा रहा है, बैंक उसकी वाइफ को एक बार भी बैंक में बुला के ऑनर नहीं करता।
एक भी मोमेंटो उसकी वाइफ को नहीं दिया जाता है, एक भी रिटायरमेंट गिफ्ट उसकी वाइफ को नहीं दिया जाता है, एक दिन भी बैंक उसको खाना खिलाने के लिए तैयार नहीं है कि यह ऑस्टेरिटी मेजर में आ गया है, खर्चा कम करने की बात है, बैंक लॉस में जा रहे हैं इसलिए उसको करा दो। दूसरी तरफ 1.5 लाख करोड़ प्रॉफिट दिखा रहे हो, कहाँ से दिखा रहे हो? अब गवर्नमेंट को चाहिए, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट को, इसका ऑडिट करवाओ, कैसे हो गया, कहाँ से प्रॉफिट आ गया? 6 साल पहले तो 11.17 लाख करोड़ आप राइट ऑफ कर रहे हो। अगर मान लीजिए राइट ऑफ ना होता तो ये 12 लाख करोड़ का प्रॉफिट हो जाता। तो सारा सोचने की बात है भाइयों, सारे बैंकर भाइयों, सभी को कैलकुलेशन आती है, सभी के पास कैलकुलेटर है, गूगल के बीच मोबाइल के बीच कैलकुलेटर लगा हुआ है, सभी आप देख सकते हो। सिर्फ मेरे पास देखने की पावर नहीं है, सभी ने डाटा देखना है। तो आप देखिए ये क्या है। अभी जो मेन बात मैंने करनी थी, मीडिया ने हमारा मजाक उड़ाया है, प्रिंट मीडिया में जो गलत खबर आई है, दिस इज़ बाय मिस्टेक, हो सकता है नोइंगली किसी ने नहीं करा है। तो इसलिए भाइयों सारी इस बात को आगे शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो भाइयों, बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हम बैंकर हैं, हम रिटायरीज़ के बारे में, सर्विंग बैंकर्स को भी चाहिए कि रिटायरीज़ के साथ अपना कोऑपरेशन दो। कल को आपने भी रिटायर होना है, कल को आपने भी रिटायर, ये पे मिलनी बंद हो जाएगी तो फिर वो 35-40 हज़ार पेंशन से काम चलाना पड़ेगा। तो इसलिए भाइयों इन वीडियो को शेयर करो ताकि आपके रिटायर होने तक वेज रिवीजन, वेज अपडेशन, पेंशन अपडेशन हो जाए। तो आपकी वेज रिवीजन के लिए तो फाइनेंस मिनिस्टर इंस्ट्रक्शन दे ही दी है और उसके बारे में मैंने सच्चाई आपको बता दी है। तो यूएफबीयू को भी पहले टॉप गियर में आ जाना चाहिए और 1 दिसंबर से पहले इसको फाइनल करना चाहिए। थोड़ी बहुत ही एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ज़रूर बात सही है, जब भी कहीं बारगेनिंग होती है तो एक पॉइंट पे दोनों को एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो इसलिए जैसी भी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है उसको किया जाए और जल्दी से जल्दी वेज रिवीजन फाइनल करी जाए और इसको रिट्रोस्पेक्टिव फैक्ट से 1 नवंबर 22 से ही इसको लागू करवाया जाए। ये ना हो करंट फैक्ट से ना लागू कर दे जाए। 1 नवंबर 22 से जो हमारा ड्यू है, 31/10/22 को हमारा एग्रीमेंट ख़त्म हुआ है, तो उसको लागू किया जाए। तो मुझे आशा है कि वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। थैंक यू वेरी मच।